So, good morning and welcome to the warm-up batch for January 27. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 1 पेपर 3 टैक्सेशन, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। हमारा अटेम्प्ट है जनवरी 27 में एंड मैंने जो डिटेल्ड लेक्चर लिया था स्ट्रैटेजी के लिए, उसमें जो मैंने पढ़ाया पहले एक बार समराइज कर देते हैं। जो हम इनकम टैक्स का लॉ पढ़ेंगे, जल्दी से रिमाइंड कराओ मुझे। वी विल रीड द इनकम टैक्स एक्ट, कौन से वाला, नया वाला या पुराने वाला? 1961 as amended by Finance Act 25, वेरी नाइस। और हम जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे अगेन एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 25। क्या सर मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 में सेम लॉ आएगा? बिल्कुल सर। और जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो कब से आने वाला है? मई 27 से आ रहा है। तो दिस पार्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। सर अगर मैंने मई 26 की तैयारी करी या सितंबर 26 की तैयारी करी तो क्या जनवरी 27 के लिए दोबारा से लेक्चर सुन रहे हैं? नहीं, सेम लॉ है। हाँ, कुछ जो चेंजेस होंगे मई 26 में, एक मंथ बिफोर द पेपर विच मींस इन द मंथ ऑफ मार्च, एक सेशन आएगा स्टेट्यूटरी अपडेट्स का जो आईसीआई बताता है फॉर में। सिमिलरली सितंबर 26 से एक मंथ पहले आईसीआई जो स्टेट्यूटरी अपडेट्स देगा उसका एक सेशन आएगा। और जनवरी से एक महीना पहले जो आईसीआई स्टेट्यूटरी अपडेट्स का सेशन देता है वो आएगा उससे पहले। ठीक है भाई, तो जनवरी का हम वो लेंगे एडिशनल्स। तो मैंने बोला हमारा जनवरी 27 का जो बैच है वो लाइव शुरू होगा मार्च में, विच इज फॉर इनकम टैक्स। और जीएसटी का बैच आएगा या तो अगस्त में आएगा या एक बार जुलाई में इनकम टैक्स खत्म होगा तो उसके बाद जीएसटी शुरू होगा। इनकम टैक्स विल टेक अबाउट 4.5 months, जीएसटी विल टेक अबाउट 2.5 months। और हम इस दौरान पूरा डिटेल में कवर करेंगे। हमारा स्टेप 1 होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, वेयर एन वी विल डू द नोट्स। मैं आपको मॉड्यूल्स दूंगा। आई विल गिव यू अ सेट ऑफ 2 मॉड्यूल्स फॉर इनकम टैक्स, 1 मॉड्यूल फॉर जीएसटी, 1 मॉड्यूल फॉर पीवाईक्यूज, आरटीपीज के सारे सवाल होंगे। अगर आपने अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ली है तो ये आपको उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। कलर्ड नोट्स हैं एंड आई कॉल देम नोट्स एंड वर्कबुक, क्योंकि इसके अंदर ही आप लोग नोटिंग करोगे, इसके अंदर ही क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, इसके अंदर ही समरी चार्ट्स भी होंगे। तो ये सारा एक ही इकोसिस्टम है ताकि बारी बारी अलग अलग रजिस्टर मेंटेन नहीं करेंगे। जब हम मॉड्यूल 4 करेंगे उस समय आपको एक रजिस्टर चाहिए होगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स हम इसी नोट्स एंड वर्कबुक में लिखेंगे ताकि लास्ट डेट पे आपको 50 जगह से कॉपियां ढूंढनी ना पड़े। एंड ऑल दीज नोट्स आर कलर्ड विद समरी चार्ट्स, विद सिंपल क्वेश्चंस फॉर इलस्ट्रेशंस एज वेल। तो ये करते हुए ये हमारा जो हो जाएगा विल बी व्हाट वी कॉल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। जब हम पहली स्टेज पे स्टेज 1 कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं तो हमें नोट से क्लास में पढ़ेंगे, रोज लेक्चर होगा, मैं आऊंगा, आप आओगे, आप नोट्स अपने हाथ में रखोगे, टेबल चेयर पे बैठोगे जैसे नॉर्मल क्लासरूम में बैठते हैं। मैं यहाँ पर नोट्स ओपन करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले कहानी सुनाऊंगा, फिर हम रीडिंग करेंगे, हम बैरक भी पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, मेमोराइज भी करेंगे। बिकॉज रिमेंबर टैक्स इज समथिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज। अगर याद नहीं है तो आपको कुछ भी आगे पेपर में आंसर नहीं होगा। सो आई विल हेल्प यू मेमोराइज। देन आफ्टर वी फिनिश अ चैप्टर, आपका एक क्विक रिवीजन होगा जिसमें हम उसी चैप्टर को विद रिवीजन चार्ट बुक, वो रिवीजन चार्ट बुक अलग मिलेगी एज 5th मॉड्यूल। हम रिवीजन चार्ट बुक से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। उसको मैं बोलता हूं क्यूआर वीडियोस या क्विक रिवीजन वीडियोस, और उसका प्लेलिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। देन आफ्टर वी फिनिश दैट वी विल डू अ प्रैक्टिस मैनुअल सीरीज फॉर एवरी चैप्टर, यानी उस चैप्टर के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, जो आप होमवर्क में भी करते हैं, पर उसको हम यहां पर अपने आप इकट्ठे डिस्कस करके प्रैक्टिस भी करेंगे। हर चैप्टर के बाद एक एमसीक्यू क्विज होगा ऑन दी ऐप, यानी अनअकैडमी के ऐप पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। बिकॉज एमसीक्यूज रियली चेक योर नॉलेज। तो हम एक एक कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे एंड आपको वो टेस्ट आप कभी भी एट योर ओन कन्वीनियंस दे सकते हो। एंड आई विल कीप रेगुलर डाउट सेशंस टू टेक योर डाउट्स। प्लस
एवरी डे जो पिछला लेक्चर मैंने कराया उसका मैं ऑडियो नोट रिकॉर्ड करता हूं और वो ऑडियो नोट गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाता है एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द लेक्चर ऑडियो नोट्स इंडिविजुअली, ताकि आप संडे को पूरे एक हफ्ते के लेक्चर्स का अगर ऑडियो नोट लगा के घूमते फिरते सुनते रहोगे तो आपके दिमाग में और डिटेल में बैठ जाएगा। तो दैट कंप्लीट स्टेप 1। इनकम टैक्स में 4.5 महीने, जीएसटी में 2.5 महीने, एंड वी विल कंप्लीट दिस। देन वी विल स्टार्ट विद द डिटेल्ड रिविजन, यानी जब हमारा इनकम टैक्स खत्म होगा, जीएसटी खत्म होगा, उसके बाद डिटेल रिवीजन होगा जहां पर मैं आपको चार्ट बुक से पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा एंड वी विल देन डू टू थिंग्स। वी विल डू व्हाट वी कॉल प्रेजेंटेशन एंड स्पीड बिल्डिंग। जब हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे थे उस समय हमने प्रेजेंटेशन देखी थी, कुछ हमने प्रेजेंटेशन लिखी भी थी, पर अब हमें वही प्रेजेंटेशन विद इन एलोकेटेड टाइम स्पीड करके प्रैक्टिस करना है। आपको 2 नंबर के एमसीक्यू के लिए 3 मिनट मिलेंगे, तो आपको 3 मिनट के अंदर उस एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट सोचना भी है और उसको आपको सॉल्व भी करना है एंड यू नीड टू डू इट। वहां पेपर में जाके जादू का छड़ी नहीं होगा। वो कहते हैं ना, बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू गो फॉर द पेपर, एंड वो कहते हैं इफ यू आर स्टडिंग हार्ड द पेपर इज इजी, इफ यू आर स्टडिंग इजी द पेपर इज हार्ड। तो हम प्रिपरेशन टाइम पे मेहनत करेंगे एंड वी विल बी एबल टू देन लुक एट प्रेजेंटेशन। आपको 10 नंबर का सवाल 18 मिनट में करना है विद प्रेजेंटेशन, तो उसका प्रैक्टिस करेंगे व्हेन वी डू द डिटेल्ड रिवीजन। एंड देन आई से लास्ट स्टेज इज 15 डेज बिफोर द पेपर, क्योंकि आपका मेमोरी इज अबाउट 15 डेज का। तो 15 दिन पहले हम पूरा, तो आपका अगर जनवरी 27 का है, लेट्स से 9th ऑफ जनवरी को पेपर है, तो आप 25 और 26 दिसंबर आज ही बुक कर लीजिए। क्रिसमस लोग मनाएंगे, आप और मैं यहाँ पर पूरा फुल डे रिवीजन करेंगे ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी, सो दैट व्हेन वी रीच द पेपर वी आर फ्रेश विद द इंटायर कॉन्सेप्ट, ताकि पेपर में कुछ भूल ना जाए। नाउ वेयर विल वी गेट एवरीथिंग, वेयर विल वी गेट एवरीथिंग? तो मैंने आप लोगों को बोला था that all of this will be available on my website. I am, since I am fully contracted with Unacademy, मेरी वेबसाइट पे अगर आप देखोगे, when you go to the home page, which is entirely for all my courses with Unacademy, यहां पर आप CA इंटर जनवरी 26 का टैब आपको दिख रहा है। इफ यू क्लिक ऑन द टैब, यहां पर आपको बुक्स के बारे में है, वार्म अप बैच का लिंक है, गूगल ड्राइव को कैसे ज्वाइन करना है, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे व्हाट्सएप का, वंस यू क्लिक इट विल टेक यू टू द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट यू कैन ज्वाइन इट ओवर हियर। ठीक है, क्लियर होगी बात सबको? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? नाउ वी आर ऑल फाइटिंग फॉर टू वर्ड्स कॉल्ड अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट। क्या सर सीए करना एक अच्छा डिसीजन है? चलिए इस बात से शुरू करते हैं। द इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? आपने सुना होगा अकाउंटिंग करता है, आपने सुना होगा ऑडिट करता है, आपने सुना होगा टैक्सेशन के बारे में एडवाइस देता है। आज हम एक्चुअली में समझेंगे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है और हमें एडवाइस देने के लिए लोग पैसा क्यों देते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। व्हाई आर यू गेटिंग इनटू इट? सर, हमने सुना है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि सीए करने का कोई फायदा नहीं है सर, डिग्री बेकार होगी। सर, व्यूज के लिए लोग कुछ भी करते हैं। लाइक्स या व्यूज पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पे नहीं आता है। आप कुछ भी नेगेटिव चीख के बोलेंगे ना, अरे उसके ऊपर हल्ला हो जाएगा। दैट इज द सैड फिलोसफी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। बट आई विल नाउ टेल यू हाउ एंड व्हाई डूइंग इंडियन सीए टुडे इज द बेस्ट डिसीजन पॉसिबल। मैंने एक वीडियो निकाला था, आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा, अनअकैडमी 360 इंटरमीडिएट पे, जहां पर पहले मैंने बोला दैट डूइंग इंडियन सीए इन 2025 इज अ गुड डिसीजन। कोई व्यू नहीं आया, कोई लाइक्स नहीं आई। मैंने उसका थंबनेल बदल दिया। मैंने कहा सीए करना बेकार है, आज सीए करना यूजलेस है। वीडियो सेम था, थंबनेल बदला, उसके व्यूज बढ़ने शुरू हो गए, वायरल होना शुरू हो गया और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए। नाउ दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव मेंटालिटी। हालांकि वीडियो में मैंने यही बोला है कि सीए करना फायदेमंद क्यों है टुडे। लुक एट इंडिया हैविंग साइंड अ ट्रेड डील विद द यूरोपियन यूनियन। आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ इट। इंडिया से अमेरिका की ट्रेड डील चल रही है। जर्मनी अभी इंडिया में आ रहा है टू फाइंड आउट हाउ दे कैन एसोसिएट विद अस। ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग चल रहा है। वी आर द ओनली कंट्री दैट इज ग्रोइंग 7 to 8% every year.
Foreign firms, Ernst and Young, Deloitte, everybody has said that India is the only economy which is stable and growing. चाइना एंड इंडिया आज से 20 साल पहले एक ही स्टेज पे थे. चाइना ने सडनली, वो कहते हैं ना, एक डंडे का वो डाल के दे मेड अ वेरी गुड प्रोग्रेस. दे वेंट, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप है तो वहां पर फ्रीडम नहीं है, तो सब कुछ करना आसान होता है क्योंकि डंडे के जोर पे चल रहा है, तो वो एकदम से ऊपर गए. हम धीरे धीरे अपना सुलझाते सुलझाते पहुंचे, पर वो रुक गए हैं बिकॉज वो स्टैग्नेशन आ गया है. हम चलते जा रहे हैं. तो आप ये बताइए, अगर कल को यूरोपियन कंपनीज इंडिया के साथ काम करेगी, इंडियन कंपनीज यूरोप के साथ काम करेंगी, अमेरिकन कंपनीज आएंगी, और मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी हाल ही में एक कमेटी बिठाई है टू फाइनलाइज हाउ डू वी गेट बिग इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, ताकि कल को ये जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं जो अमेरिका से आती हैं, डेलॉयट, केपीएमजी, वो इंडिया से भी निकले, एंड टुमारो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स बिकम द लार्जेस्ट फर्म्स इन द वर्ल्ड. सो प्लीज टेल मी, जो मदर ऑफ ऑल डील्स है, उससे क्या आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत सारा काम आने वाला है, बहुत सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं, और वो सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी करता है? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपको यह भी पता होगा, इस देश को चलाने के लिए, भारत माँ को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए. तो वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा आता है, जो लोग भारत में रहते हैं वो टैक्स देते हैं. कुछ डायरेक्ट टैक्स है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसकी सारी बातें करेंगे. दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे ये देश चलता है. क्या आपको पता है, सिर्फ एक ही डिग्री है पूरी कंट्री में जिसको जिम्मेवारी दी गई है टू हेल्प द गवर्नमेंट रिकवर द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल. ओनली वन डिग्री. डू यू नो विच वन इज इट? क्या तुम्हें पता है कौन सी डिग्री है? लिखो जरा, कौन सी डिग्री है सर? सीए. तो क्वेश्चन नंबर 1, सीए इज अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट. यानी कल आपके नाम के आगे 2 लफ्ज जुड़ जाएंगे, सीए. पीपल विल नॉट लुक एट यू एज रमन और Anurit or Shrucha. They will look at you as a chartered accountant. You are now a part of a fraternity. आपके कंधों पे जिम्मेवारी आने वाली. वो कहते हैं 2 सबसे जिम्मेवार प्रोफेशन है, एक डॉक्टर और एक सीए. डॉक्टर गलती करे ना तो जान जाती है सीधा ऊपर. Therefore, they are the, सीए गलती करे तो पैसा जाता है, और पैसा जाता है तो जान जाती है. So as I say, we are the second most important degree in the world. So please understand. And ICI says, one who is awake amongst those that sleep. So I am going to start a process of thinking. आजकल क्या हो गया है, जेन जी को ऐसा लगता है कि भाई टीचर ही सोचेगा और टीचर ही क्वेश्चन सॉल्व कर देगा. प्लीज टेल मी बच्चों, जब टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्या तुम्हें शक हो जाता है कि तुम्हें समझ में आ गया? हाँ. और वही क्वेश्चन जब घर पे खुद करने बैठते हो तो वो क्वेश्चन नहीं होता है. ऐसा ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं लगता है? लगता है ना. तो क्या सर टीचर को सॉल्व करना चाहिए, या टीचर को बच्चे को केपेबल बनाना चाहिए कि वो सॉल्व कर ले? गिव मी द आंसर. शुड द टीचर सॉल्व इट, or should the child be able to solve the question on his own, and it is the job of the teacher to make you capable of doing it? तो बताओ जरा, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? एंड मेरे, हाँ, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. तो क्या सर बिना सोचे, बिना दिमाग को स्ट्रेच करे, जब आप सोचते हो ना तो सरदर्द होता है कई बार, पर तो आसान तरीका क्या है यार, आंसर देख लेते हैं. पर अगर हम उसको रेजिस्ट करें, कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा कि आपने किसी क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगाया, ये डिसाइड कर लिया था कि आंसर नहीं देखेंगे, टाइम लगाएंगे. तो टाइम लगाने के बाद जब आपको वो बात खुद समझ में आई, वो कभी नहीं भूलती है. Am I right, guys? So I am over here. I am going to make you think. I am going to stretch your thinking. क्या आप मेरे साथ वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे लेक्चर में कंफ्यूजन होगा, मेरे लेक्चर में सोचना पड़ेगा, मेरे लेक्चर में मैं आपको लॉ क्लियरली समझाऊंगा, पर आपसे रैपिड फायर लूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया. और अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म की जो सबसे अच्छी बात है, लाइव रिएक्शन आता है. मैंने बोला, साथ आंसर आएगा. So we are going to do a lot of hard work. Why? Because 3 years later, when a client comes to you
और वो आपसे पूछता है कि भाई मेरा टैक्स रिटर्न भरिए, और आपने नहीं भरी, या आपने लगा यार ये क्या था, तो आप क्लाइंट से ही पूछोगे क्या था, या क्लाइंट आपसे पूछ रहा है? तो शुड द क्लाइंट व्हेन ही कम्स टू यू हैव द भरोसा कि भाई इस बंदे को सब कुछ आता है, तो रट्टे मार के पेपर पास करना इज नॉट योर गोल। योर गोल इज टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिमेंबर, सीए बनने चलेंगे तो पेपर तो पास हो ही जाएंगे, शॉर्टकट कोई नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल में भी कराऊंगा, समरी भी कराऊंगा, पर समरी करा के डिटेल नहीं होता है, डिटेल करा के समरी होता है। एम आई राइट गाइस? सो आर यू रेडी टू इन्वेस्ट सम टाइम इनटू दिस? यस। So why do people pay us money? What does a CA do? Why do people pay us money? Because we have power of knowledge which no one else has. What does a CA do? अभी बात करते हैं एक एक करके, धीरे धीरे आज के लेक्चर में हम पूरा क्लियर करेंगे सीए करता क्या है, सुनते रहो। The question is it going to be easy? No, sir. The pass percentage is 10% to 15%. इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 लाख बच्चा फाउंडेशन में बैठा था, तो फाउंडेशन का रिजल्ट कितना आया था तुम्हारे टाइम पे? जरा बताओ मुझे, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फाउंडेशन? कितने परसेंटेज रिजल्ट आया था? 15%। तो क्या ये मान के चलें कि 15,000 बच्चा पास हुआ होगा, और आप सब उस 15,000 में हैं, तो पहले तो एक ताली हो जाए आप सबके लिए, दैट आप लोग पहला पढ़ाव पास करके आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास द फर्स्ट लेवल, दैट मीन्स यू कैन डू सीए। इसके बाद बेटा ये 15,000 बच्चा सीए इंटरमीडिएट में बैठेगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, तुम पास हो जाओ। 15,000 बच्चा जब सीए फाउंडेशन का पास हुआ, इंटरमीडिएट में बैठेगा, यहां पर भी पास परसेंटेज 15% है बेटा। तो 15,000 इंटू 15%, तो कितना हो गया? 2250 बच्चा इंटरमीडिएट पास करेगा। इसके बाद यही बच्चा फाइनल में बैठेगा, और वहां का रिजल्ट आज की डेट में 20% निकाल रहे हैं, तो देखें कितना हो गया, 450 बच्चा। अगर मैं पूरा लूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1% बनता बेटा। Now the question is it going to be easy? The answer is no. But you know why they fail? ये लोग फेल क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है। सीए डज नॉट रिक्वायर अ ग्रेट आईक्यू, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन। एक वो कहानी है, मैं हर बार सुनाता हूं, खरगोश और कछुए की, द रैबिट एंड द टोटोइज। हु वन द, कौन जीता था बताओ जरा, कौन जीता था वो, कौन जीता था? रैबिट एंड द टोटोइज। टोटोइज। व्हाई? व्हाई वाज द टोटोइज विनिंग? क्या टोटोइज में टैलेंट ज्यादा था? नहीं सर। अब रैबिट जो था वाज नॉट डिसिप्लिन, कभी आगे भागा, कभी पीछे भागा, कभी लेफ्ट भागा, कभी राइट भागा। आजकल के बच्चों की तरह कभी इस टीचर से पढ़े, कभी उसी से पढ़े, कभी यूट्यूब पे फ्री सेशन लगा लिए और सोचा बस सीए हो जाएगी मजे में। ऐसा नहीं होने वाला बेटा। देयर इज ओनली वन वे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर ओवर 2 decades एंड आई नो आई हैव पास मोर स्टूडेंट्स देन लॉट ऑफ पीपल, एंड जितने पास होते हैं, रैंक आते हैं, उनमें एक ही चीज कॉमन है, डिसिप्लिन। थोड़ा थोड़ा, रोज रोज, लिटिल बाय लिटिल। क्लास लगाने का मन है तो भी लगाएंगे, नहीं लगाने का मन है तो भी लगाएंगे। आपने एक बार टीचर चूज कर लिया, आपको लगा भी इस टीचर से पढ़ूंगा, उसके बाद फेथ रखेंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज फेथ। हर लेक्चर आसान नहीं होगा, कई टॉपिक्स मुश्किल है, उसको टीचर आसान करने की कोशिश कर सकता है, पर जब वो आसान है ही नहीं, तो आपको मैं सिंप्लीफाइड दे भी दूं, मैं पढ़ाऊं ही ना जो कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर तो वो आसान ही लगेगा, पर पेपर में जाके पता चलेगा अरे बाबा कितना मुश्किल है ये। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो एक बार हम सीए करने का मन कर लेंगे, तो क्या उसके बाद ये एक जिद है कि करेंगे करेंगे? पहले तो आज मुझे कमिटमेंट दो, हैव यू मेड अप योर माइंड टू डू सीए? क्या उसके बाद रास्ता अगर मुश्किल है तो मंजिल नहीं बदलेंगे? रास्ता अगर मुश्किल है तो मंजिल नहीं बदलेंगे, रास्ता बदल सकते हैं पर नॉट द डेस्टिनेशन। सो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी गाइस? कम ऑन, आर यू रेडी गाइस?
क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम इस 1% में आओगे? यस सर, यस सर, यस सर, जल्दी जल्दी जल्दी, ऑफ कोर्स, वेरी नाइस। I have a very favorite example of the caterpillar and the butterfly. You know, the caterpillar एक बहुत अगली सी चीज होती है। थोड़ी देर बाद कैटरपिलर एक ककून में जाता है और फिर एक छोटा सा मोरी करके उसमें से स्ट्रगल करके बाहर निकलता है एंड इट टर्न्स इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस। पर एक चीज बताओ, अगर यहां पर मैं खड़ा देख रहा हूं और मुझे लग रहा है हाय बेचारा कैटरपिलर इतनी मेहनत कर रहा है, अरे इतनी स्ट्रगल कर रहा है इतनी छोटी सी मोरी से निकलने के लिए, मैं उसको थोड़ा सा मदद कर देता हूं और वो मोरी थोड़ी बड़ी कर देता हूं, तो मुझे बताओ क्या मैंने कैटरपिलर की मदद करी या उसको मार दिया? कम ऑन, क्या मैंने कैटरपिलर की मदद करी या उसको मार दिया? मार दिया सर, क्योंकि कैटरपिलर बाहर कैटरपिलर ही निकलेगा और वो मर जाएगा। नाउ एज अ टीचर चाइल्ड, आई एम हियर, आई विल गाइड यू, बट आई विल नॉट डू योर वर्क, आई विल मेक यू डू योर वर्क। क्या तुम लोग इस मेथड से सहमत हो? मैं मेहनत करवाने वाला टीचर हूं, क्या तुम मेरे साथ मेहनत करने को तैयार हो? एक बार जल्दी से यस सर, चलो। यस सर। But I will be there at every step with you. I will be there to guide you. I will help you memorize. I will make you revise. पर करेंगे आप, मैं आपका कार्य नहीं करूंगा। क्वेश्चन मेरे सामने क्लास में आप सॉल्व करेंगे। मैं बहुत कम होमवर्क देता हूं। आई गिव वेरी लिटिल होमवर्क बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे सामने क्लास में ही सॉल्व करोगे, ताकि जो भी गलती होगी वो हम उसको इकट्ठे मिलेंगे। नाउ देर आर टू वर्ड्स, वॉट एंड वाई। हम लोग जब भी पढ़ के आए हैं 11th एंड 12th में एंड समवेयर इन फाउंडेशन, कई बार रट्टे से काम चल गया। हमें एक क्वेश्चन जब करा 12th में, सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, उसका आंसर नहीं आया तो आपने कैलकुलेटर उठाया, आपने कहा इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, फिर देखा अभी भी नहीं आया, फिर कुछ और को प्लस करा, फिर कुछ और को माइनस करा और आंसर आ गया। और आपने रट्टा मार लिया कि जब ऐसे लिखा होता है तो ये करना है। फिर उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आया सेम टाइप का, अब उसमें वो फॉर्मूला चला नहीं, तो तुमने दूसरा कुछ प्लस माइनस करा, फिर आंसर आ गया। अब तुमने क्या किया, दोनों क्वेश्चन के साइड पे लिख दिया, ऐसा लिखा हो तो ये करना है, ऐसा लिखा हो तो ये करना है। सच सच बताओ, क्या ऐसा हुआ? मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस। तो मेरे यहां ऐसा नहीं होगा बेटा। मैं एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और आप देखोगे या तो सबके आंसर सही आएंगे या सबके गलत आएंगे। ये नहीं हो सकता कि कंफ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार आंसर जो क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं, कई बार बीच में मैंने आंसर्स गलत दिए और बड़ा मजा आता है। मैं बच्चों को बोलता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करो, वो करके आ जाते, सर हो गया आंसर। मैं कहा आंसर ही गलत है, फिर कैसे हो गया तेरे से? मुझे बताओ, क्या आईसीआई आपकी कन्विक्शन टेस्ट कर रहा है? इज आईसीआई चेकिंग आर यू श्योर? मतलब वो पेपर इतना घुमाएगा ना बच्चों आपको कि आपके खुद के फंडामेंटल हिल जाएंगे। तो अगर वो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर विल मेक यू कंफ्यूज, कि आपको खुद पे विश्वास नहीं रहेगा। पर अगर हम बहुत ही कॉन्फिडेंस से करके जाएंगे तो क्या वहां पेपर में बच्चों हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, चाहे आईसीआई हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, हम नहीं होंगे। बोलो हाँ या ना? कन्विक्शन। सो बेटा, क्या प्रोविजन है के साथ साथ हम सीखेंगे क्यों है। अगर फर्म में 50 पार्टनर होते हैं, ये क्या है? क्यों 50 से ऊपर क्यों नहीं होते फर्म? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं, क्यों? सर शेयर्स, डिबेंचर्स सिर्फ कंपनी इशू कर सकती है, फर्म नहीं कर सकती, क्यों? सर कंपनी अलग बनती है, फर्म अलग बनती है, एलएलपी अलग बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, चैरिटेबल ट्रस्ट अलग चीज होती है, प्रोप्राइटरी कंसर्न अलग है, 1% कंपनी अलग है, क्यों? Is this Q a very important word about which we do not know all the answers at this stage, but little by little in this form of batch, we will make the foundation. वो कहते हैं ना, बिल्डिंग जब बनाने जाओ 2 महीने नींव में लगते हैं, अगर नींव ना बनी हो तो इमारत खड़ी भी नहीं होगी, चाहे वो जितनी मर्जी सुंदर हो। So these are the 10 days or 12 lectures I say
where we will build the foundation and we are going to start. हम करेंगे क्या? हम करेंगे what I call pre-class concept. What is the role of a chartered accountant? करता क्या है सीए? What is an act? एक्ट कैसे बनती है? एक्ट को रीड कैसे करते हैं? देन डू वी नीड टू मेमोराइज दिस एक्ट? बताओ जरा, क्या अगर मैंने याद नहीं करी ये प्रोविजन तो क्या मुझे पेपर में आंसर दे सकूंगा? क्या कॉमन सेंस रूल है या किताब में लिखा रूल है जो हमने पढ़ना है ना? तो किताब में लिखा रूल है. So do we need to memorize? Yes, I will teach you subconscious techniques on how to memorize the law. Then we will go to direct and indirect tax. Interpretation is a very important part of income tax and GST. एक ही वर्ड को पढ़ने के दो नजरिए हो सकते हैं. आई एम श्योर आपकी कभी भी फ्रेंड से किसी से लड़ाई हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिससे भी हुई हो, कई बार ऐसे होता है कि जब तुम बात करते हो भाई तू नाराज क्यों है, वो कहता है इस वजह से. तुम कहते हो जी ये तो मैंने इस नजरिए से बोला ही नहीं. जल्दी बताओ क्या ऐसा हुआ कभी? हाँ, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन. मिसअंडरस्टैंडिंग. नाउ इनकम टैक्स एक्ट इज सच अ बिग एक्ट. उसमें एक एक वर्ड है, वो लिखने वाले ने किस नजरिए से लिखा ये किसको पता. तो हम देखेंगे हाउ इनकम एंड व्हाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एक नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है और आप देखोगे लिटिगेशन शुरू होने वाली है बहुत सारी इंटरप्रिटेशन पे. और यहां पर सबसे ज्यादा काम आता है सीए का. और आपका बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जो खरीदना है यहीं से बनने वाला है. तो ये इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी विल गो टू द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स. जीएसटी के बारे में बात करेंगे, बेसिस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर एंड पर्सन क्या है, प्रोप्राइटरी कंसर्न क्या है, कैसे बनती है, पैन नंबर कैसे अप्लाई करते हैं, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स क्या सेम पर्सन होते हैं, क्या सेपरेट पर्सन है. ये सारी बातें हम पढ़ेंगे इन द प्री क्लास ताकि बाय द टाइम आई फिनिश यू आर रेडी टू listen to the Income Tax Act and GST Act next month. Are you ready now? समझ में आ गया? So let us start with the first process. Where are we? मैं आप सबसे पूछता हूं, where are we? Where are we? Blank. No, 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 no. पता नहीं, अभी नहीं आएगा. अरे नॉर्मल बात हो रही है. वेयर आर यू? अभी कहां बैठे हो तुम लोग? नहीं नहीं, अभी कहां हो? वेयर आर यू? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. वेयर आर यू? मिड ऑफ फेब्रुअरी, इन क्लास, एट द स्टार्ट. चलिए थोड़ा और जोग्राफिकली चलिए. वेयर आर यू? जोग्राफिकली वेयर आर यू? इंडिया, मुंबई. ऑन माई बेड. ए मनोज सीधा बैठ जा. सिट ऑन योर टेबल एंड चेयर. मेरी क्लास बेड पे लगा के ऐसे सोते हुए नहीं होगी प्लीज. रीडिंग. ओके, लेट्स गो ब्रॉडर पिक्चर. दिस इज वेयर वी आर. दिस इज वेयर वी आर. राइट. एंड दिस इज वेयर द अर्थ इज. And this earth is in what we call a solar system. सर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं. गैलेक्सी. बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बनता है? यूनिवर्स. और बहुत सारे यूनिवर्स बना के एक आता है मल्टीवर्स. तो जरा थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर लीजिए. रियलिटी ऑफ लाइफ. Are we all here permanently? No. We are travelers on this planet for a short period of maybe 80 years, 100 years if God is kind. हम लोग कर क्या रहे हैं? ये एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? तो चलिए समझे. नहीं, स्पिरिचुअल नहीं है बेटा. तेरे को मैं बताऊंगा सीए करता क्या. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ओनली देन विल यू अंडरस्टैंड व्हाई आर यू स्टडिंग एंड व्हाट आर यू स्टडिंग एंड व्हाट इज योर रोल. तो नाउ लेट अस गो बैक इन टाइम. ये धरती कैसे बनी, किसने बनाई, क्या किया, ये तो सवाल देखो ना पता है ना पता चलेंगे. पर हम यहां पर पहुंच गए कैसे? किस्मत है. और आज से 1 लाख साल पहले होमोसेपियंस, निएंडरथल्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की स्पीसीज आई. उससे पहले डायनासोर थे.
अब जब इंसान आया, उसका दिमाग चल रहा है। God gave man the mind to think. Now imagine you're observing. You are like in a Super Mario game. देखिए, खेली किसी ने सुपर मारियो गेम? खेली कभी? हैव यू प्लेड सुपर मारियो गेम? खेली है? तो उसमें क्या होता है, डिस्कवर कर रहे होते हैं, ऐसे हवा में मारे तो कॉइन निकल आया, ऐसे कुछ करे तो फूल निकल आया, पावर आ गया। उसी तरीके से इंसान ने देखा आग लगी, कहता है ये आग कैसे लगी? उसने आग बनानी सीखी। ही सॉ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, अलग अलग प्रकार के हैं, उनको डॉक्यूमेंट करा, ये अलग बर्ड है, ये अलग बर्ड है, और हर एक को नाम दिया भाई। फिर उन्होंने पेड़ देखे, सीजन देखे, कभी ठंड हो जाती है, कभी स्प्रिंग हो जाता है, कभी ऑटम है, कभी पेड़ झड़ जाते हैं। ये ऊपर वाले की गेम है जो हम समझ रहे हैं धीरे धीरे। फिर पानी मिला, उसको पानी के नीचे डुबकी मारी, एक और दुनिया निकल आई। जीव जंतु बहुत है, फिश है, प्रॉन्स है, लॉबस्टर्स है। ये सारी बातें ओवर टाइम डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, मेंटोस खाई, दिमाग की बत्ती जग गई, और ये सारी बातें किताबों में लिखी गई, और इन किताबों को डिवाइड करा गया इनटू गॉड्स लॉज, laws of physics, laws of biology, laws of chemistry, laws of maths. It did not happen overnight. It happened over centuries. आप सोचो, एक बंदा था जो पेड़ के नीचे बैठा था और सेब गिरा, उसने सेब खाया नहीं, उसने सेब सोचा क्यों गिरा। उसका क्या वर्ड था बेटा? क्यों। कौन है ये भाई साहब? नाम बताइए। हु इज दिस पर्सन? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। डिड ही टीच अस द लॉ ऑफ ग्रेविटी? So did this one human being discover one part of God's laws and write it down? Do you today in school, when you arrive on the planet Earth, आप आए, आपने इस धरती को ज्वाइन करा, 2003 में करा, 2004 में करा, कब करा जरा बताओ जरा, कब करा? 2007। अच्छा, 2007-8 में ज्वाइन करा, 4 में करा, वेरी नाइस। तो क्या आपके आने से पहले धरती चल नहीं रही थी? हमें तो यही लगता है कि हमारे बगैर तो धरती चल ही नहीं रही थी, हम जब से आए हैं तब से ही शुरू हुई है, पर धरती बहुत पहले से चल रही है। Am I right? So, in school, do we bring the younger generation that has arrived on the planet the knowledge of whatever the previous generation has accumulated, ताकि आप लोग अप टू डेट आ जाओ कि भाई मिलजुल के हमने इतने सालों में ये समझा है, अब तुम्हारे हवाले है, अब तुम करो जो करना है, अगले 100 साल 50 साल तुम्हारा, बिकॉज in the next 10-15 years you will be running the world, you will be CEOs, you will be auditors, you will be politicians, some of you, so you are the future of earth. I don't think you ever thought of it like this. क्या ऐसा कभी सोचा तुम लोगों ने? हाँ, but is it making sense? Is it making sense? ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने पतंग उड़ाई थी, इनको वहां शौक लगा और शौक लगा के बाद इन्होंने ये नहीं कहा कि पतंग उड़ानी छोड़ देंगे, इन्होंने कहा कि ये शौक क्यों लगा। डिड ही देन डिस्कवर बेंजामिन फ्रैंकलिन, वेरी नाइस अनीशा, डिड ही डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी? सो इज दिस एन इन्वेंशन और इज दिस अ डिस्कवरी? इट्स अ डिस्कवरी, गॉड्स लॉज। सिमिलरली एक भाई साहब फोन के थ्रू बात कर रहे थे, कहते तार के थ्रू बात करेंगे, और इन भाई साहब की वजह से आज हम ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इमेजिन मी सिटिंग इन चंडीगढ़, you all sitting in different parts of the country, and we are all listening to this live. What an amazing thing. ये कौन थे? ग्राहम बेल, राइट। तो क्या ये जो भाई साहब थे जो कहते हैं गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का क्या होगा, तो कैसे आएगा 10? डेसिमल नंबर सिस्टम। ही गेव 0, आर्यभट्ट। So has mankind over the years collectively understood the world we are living in, which we call God's laws? अब ये बताओ, स्कूल में जब आप पढ़ते थे, क्या कुछ ऐसे बच्चे होते थे जिनको फिजिक्स 2 मिनट में समझ में आ जाती थी, केमिस्ट्री 2 मिनट में समझ में आ जाती थी, मैथ्स आ जाती थी, और तुम बैठे देख रहे होते थे, अरे बाबा इसका दिमाग चल रहा है, मेरा तो चल नहीं रहा है, बताओ भाई ऐसा हुआ? ये देखो सारे यस वाले हैं क्योंकि ये कॉमर्स में आए हुए हैं, यू राइट। So has God also given different skill sets to every human being born on the planet? Yes, some have mathematical brain, some have brain। तो ये जो बच्चे हैं जिनका दिमाग चलता है, तो ये जाके बन जाते हैं इंजीनियर, ये ले लेते हैं केमिस्ट्री केमिस्ट, ये डॉक्टर बन जाते हैं, ये साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो क्या ये वो लोग हैं जो एक अलग रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में? यानी जो डॉक्टर बन गया, आप बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे,
आपने मशीन बनानी है तो इंजीनियर के पास जाओ। तो आर वी रनिंग द अर्थ कलेक्टिवली विद डिफरेंट स्किल सेट्स, एंड एवरी जनरेशन दैट कम्स हम उनको बताते हैं ये सारी चीजें देखो, तुम्हें क्या समझ में आ रही है, अपना रास्ता चुनो और अपना रोल निभाओ, और जब तुम्हारे पास स्किल आ जाएगा, जिसको एडवाइस देगा पैसे ले और अपनी जिंदगी जी। दैट इज हाउ सोसाइटी इज रनिंग। बट हम जैसे लोग यहां पर नहीं फिट होते। तो लेट्स कम टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी डू। सोचो, तुम लोग सुन रहे हो ना, बोर तो नहीं हो रहे? अरे बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप बोर तो नहीं हो रहे आपकी बात? अच्छा, इसका आंसर हमेशा यही रखना, नो। हाँ प्लीज। ओके, मजा आ रहा है। ओके गुड। नाउ इमेजिन लॉन्ग टाइम बैक शेर का शिकार करने गए, बिकॉज अगर आप शेर का शिकार नहीं करोगे तो शेर आपका कर लेगा। प्लस इंसान को खाना खाना है। अब धरती पे भगवान ने फल फूल तो दिए हैं, पर वो उस जमाने में अलग अलग जगह पे थे। एग्रीकल्चर came much later. So hunting was the main source of food. अब शेर को मारने जाओगे अकेला तो शेर मार जाएगा तुम्हें। तो इंसान ने सोचा ग्रुप में चलते हैं, और जब भी ग्रुप में जाते हो एक लीडर ऑटोमेटिकली आ जाता है जो कहता है यार तू यहां से जा, तू यहां से जा, दो लोग मेरे पीछे आए, इसको मारेंगे, और वो जीत गए। दैट गेव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप लिविंग और ऑर्गेनाइजेशंस, विलेजेस, टाउन्स। और वहां पर एक लीडर होता था, और लीडर अब सबको कहता था तू नाचता अच्छा है, तू डांस कर, तू खाना अच्छा पकाता है, तू खाना पका, तू जरा सिक्योरिटी देख। तो दिस लीडर बिकेम द पर्सन हु ऑर्गेनाइज्ड हिज ट्राइब। और ऐसे छोटे छोटे लीडर्स पैदा हो गए। अब सवाल आता है, इंसान को एक और नीड दिया गॉड ने, द नीड टू ग्रो। इस लीडर को लगा कि मुझे ये प्रजा भी चाहिए, ये भी चाहिए। भिड़ गए, लड़ाइयां शुरू हो गई, और धीरे धीरे वी केम टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम्स। नाउ जो किंग बना, उसने कहा कि तुम्हें मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, तो तुम मुझे कंट्रीब्यूशन दो। जमाने में लगान होती थी, अनाज का हिस्सा ले लिया या कुछ गोल्ड की कॉइन्स ले लिए। दैट कंट्रीब्यूशन माय डियर चिल्ड्रन वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्स, पहला फॉर्म ऑफ टैक्स। देन राजा जब बड़े हुए, उनके जो बेटे हुए, उनके बेटे हुए, सारे केपेबल नहीं थे, तो उन्होंने एट्रोसिटीज करनी शुरू कर दी। अगर आपने कभी भी ब्रिटिश डायनेस्टी की बात करी, एक किंग थे, उन्होंने एक लड़की पसंद आई, शादी कर ली, 2 दिन बाद, 2 साल बाद पसंद नहीं आई, उसको जला दिया, कहता है ये डायन है, विच है। तो ये तो गलत बातें हैं। ऐसे इंडियन में भी बहुत है। तो अब लोगों ने राजा को गिरा दिया। बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, रशियन रेवोल्यूशन था, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। इंडिया में भी आप देखोगे कई राजे आए, दूसरे उनके बच्चे नहीं थे, तो किसी और किंगडम ने उनको टेक ओवर कर लिया, और फिर ब्रिटिश आ गई, उन्होंने हमें लड़ा दिया, और 200 साल हमारे से बहुत सारा पैसा लूट के गए। और द बेस्ट पार्ट बच्चों, 200-250 साल हमारे पास राज करके गए, और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पे राज करके गई। ये कहानी भी सुनाऊंगा तुम्हें। और हमारा नाम इंडिया रख दिया, जहां पर डिबेटेबल है कि ये उस कंपनी का नाम रख दिया ताकि हमारे माइंडसेट को एनस्लेव कर लें, ताकि हमें हमेशा एक स्लेव नेशन बनना पड़े, हम उसी नाम से जाने जाएं जिस नाम से वो हमें छोड़ के गए। हालांकि इस बात में पूरी तरह डिबेट हो सकता है, पर हमारा नाम भारत रखा गया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, बी आर अंबेडकर जी बहुत कंफ्यूज थे कि इस देश का नाम क्या रखें, और उनकी टीम, उन्होंने डिबेट करा, और कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है इंडिया दैट इज भारत। दोनों नाम है हमारे, पर आजकल हम ज्यादा नाम जो यूज करना चाह रहे हैं वो भारत है, बिकॉज दैट इज आवर ओरिजिनल नेम, एंड वी नाउ वांट टू बी नोन बाय आवर ओरिजिनल नेम। बिकॉज बच्चों, 1947 के बाद 2026 तक कितने साल हुए बेटा? कितने साल हुए? 79 years, and we are back as the fourth largest economy in the world. We have left that economy जिसने हमसे ऊपर 200 साल राज किया था, उसको पीछे छोड़ा है, और हमने किसी और को नहीं लूटा, हमने किसी और का पैसा नहीं चुराया, और हमने मेहनत से, अकल से, सभ्यता से नमस्ते करके इस देश दुनिया में अपना रोल बनाया। सो वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरी पर्सन इन दिस कंट्री हु हैज मेड इंडिया वेयर इट इज। दिस इज वर्ल्ड, यू हैव टू फील प्राउड ऑफ योर नेशन। यस, एक्सीलेंट। नाउ भारत में डेमोक्रेसी है, पर क्या पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी है? नहीं सर। डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है, पर उनका अलग फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। यूके में राजा साहब भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं।
चाइना में एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटर है। तो क्या दुनिया भर में अभी भी कंफ्यूज है कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी? बट व्हाट वी हैव चोजन इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्म। नाउ वी कम टू आवर फॉर्म। आप लोगों को सिविक्स पढ़ाया गया था। डू यू नो व्हाट यू लर्नड इन सिविक्स? क्या आपको पता है सिविक्स में आपको क्या पढ़ाया गया था? पॉलिटिक्स पढ़ाई गई थी, राजनीति पढ़ाई गई थी। नारे, देखो तुम बच्चों को यही नहीं पता तुम्हें सिविक्स के सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया गया था। क्या तुम्हें पता है हमारे देश में एक बुक है विच गवर्न्स इंडिया? दैट बुक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत को गवर्न करने के लिए लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, प्रेसिडेंट होगा जिसको लेजिस्लेचर बोला गया है। ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखा है। भारत के अंदर कितनी स्टेट्स होंगी, स्टेट्स के क्या पावर्स होंगे, सेंटर के क्या पावर्स होंगे, सेंटर कौन से टैक्स लगा सकता है, स्टेट कौन से टैक्स लगा सकता है, क्या ये सारी बातें इस किताब में लिखी हैं। लोकसभा की इलेक्शन में एमपी कौन होगा, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की क्या उम्र होनी चाहिए, क्या ये सारी बातें इस किताब में लिखी हैं? यस सर। एंड सैडली मोस्ट ऑफ अस डोंट नो दैट सिविक्स वाज टीचिंग यू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिविक्स आपको जो पढ़ाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई जा रही है। क्या ये बात आप सबको पता थी? नो सर, नो सर। एक्सीलेंट। विच मीन्स अभी आपने देखा, अगर आपने देखा कि अभी एक आर्टिकल 370 रिमूव हुआ जिससे जम्मू एंड कश्मीर के पावर कुछ खत्म हो गए थे। अब ये आर्टिकल 370 क्या है सर? ये क्या उस किताब का एक पैराग्राफ है जिसका नंबर 370 है। वहां से जम्मू एंड कश्मीर को एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया था जो हटा दिया गया। You have to understand this because you are going to be a part of the system. Now, what are we doing? We are going to be a part of a system. हमें सिविक्स पूरी तरह नहीं पढ़ना है क्योंकि ये लॉयर पढ़ते हैं, पर हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारा लॉ मेकिंग उससे आता है। हिस्ट्री आपने पढ़ा, अगेन इंसानों ने ओवर टाइम क्या क्या किया। आपको शायद एक इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया अप टिल क्लास 10th। फिर आपने 11th और 12th में सब्जेक्ट चुने और आपको अकाउंट्स पढ़ाया गया, आपको आई थिंक एक लॉ पढ़ाया गया, अगेन इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया, कुछ लोगों ने मैथ्स भी लिया, कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट थे। एम आई राइट गाइस? एक कॉमर्स भी था, कुछ ऐसा सब्जेक्ट था। नो व्हाई ये सब्जेक्ट्स क्या है? ये सब्जेक्ट्स क्या है? ये धीरे धीरे बात करते हैं, पहले आए जरा। सर आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर। तो क्या हमारे देश में राजा, लीडर, फाइनल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है? टेल मी, इज द फाइनल अथॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन? यस सर। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच। आप इंडिया में बैठे इंटरनेट पे कोई भी मीम डाल सकते हैं, इवन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या नॉर्थ कोरिया में बैठ के आप ऐसा कर सकते हैं? क्या चाइना में बैठ के आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं सर। तो यहां पर हमारे पास फ्रीडम कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वैल्यू एंड से थैंक्स टू डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड हिज टीम, जिन्होंने आई थिंक धरती की सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, माय ओपिनियन। देन बेटा, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भारत माँ के बच्चों पे, लोगों पे अगर कोई भी रूल बनाना है तो आपको किताब लिखनी पड़ेगी और उस किताब में आप पूरे रूल्स लिखोगे और उस किताब को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करोगे और लोकसभा में जितने लोग बैठे हैं उस किताब को पढ़ के देखेंगे कि क्या इस किताब के रूल्स भारत के बच्चों पे, भारत के लोगों पे अगर हम लगा दें तो भाई लोगों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए ना। लोकसभा में इलेक्शंस के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं और उसमें जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर
और अलग-अलग मिनिस्टर होते हैं, जैसे रेलवेज को हेड कर रहा है, या फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, फॉरेन मिनिस्टर होंगे। ये सारा सिस्टम है टू गवर्न द कंट्री, जिसको अगले 2 लेक्चर्स में धीरे-धीरे प्रॉपर डिटेल में करेंगे। क्योंकि हमारा वास्ता इन्हीं लोगों से पढ़ने वाला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले लोगों से पढ़ने वाला है। हमें इनके साथ बात करनी है, तो पता तो होना चाहिए ना किससे बात करेंगे। नाउ लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, पर कई बार आप सोचो, हमारे संविधान लिखने वालों ने सोचा कि अगर इलेक्शंस में कुछ ऐसे लोग चुन लिए गए जिनको नहीं समझ में आई बात, तो उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के लिए एक राज्यसभा बनाई, who will be nominated because they have achieved something in their life. कोई आर्टिस्ट है, कोई थिंकर्स हैं, कोई फिलोसफर्स हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्पोर्ट्समैन है, उन सबको यहां नॉमिनेट करा गया। अगर किताब के रूल्स यहां पर आपने पास कर भी दिए, इसको अब राज्यसभा डिबेट करेगी कि ये रूल्स इंडिया पे लागू होने चाहिए या नहीं, और उसके बाद भी प्रेसिडेंट साहब उसको साइन करेंगे, तो जाके वो रूल बुक को आप बोलोगे एक्ट। अब दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, बट द पावर टू मेक द रूल्स मस्ट कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और कल हम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा देखेंगे। टुमारो आई विल शेयर द स्क्रीन, शो यू द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल रीड व्हाट इज एन आर्टिकल, एक एक पार्ट को क्लियर करते जाएंगे। बिल क्या होता है, एक्ट क्या होती है, वो पूरा डिटेल में करेंगे। आज एक ओवरव्यू कर रहे हैं। एंट्री 82, यानी जब हम देखेंगे, आपने सुना होगा लिस्ट 1 होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, 7th शेड्यूल है, कभी सुना तो लोगों ने लिस्ट 1 विच इज द सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, है ना। तो ये लिस्ट 1 है। एंट्री 82, लिस्ट 1 के अंदर 82nd एंट्री में लिखा है द पावर टू लेवी इनकम टैक्स इज विद द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर यूनियन लिस्ट के अंदर, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास पावर है इनकम टैक्स लगाने का। उस पावर के अंडर एक एक्ट पास हुआ, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और अब एक और एक्ट आ गया 2025। तो ये एक्ट है। इसी तरीके से जीएसटी एक्ट है, इसी तरीके से आपके पास प्रॉपर्टीज एक्ट है, इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे एक्ट्स हैं। क्या हर एक्ट एक अलग किताब है जिसमें अलग रूल्स हैं फॉर अ सेपरेट पर्पस? इवन इफ यू अंडरस्टूड दिस 70%, से यस। अब सर, अब इस देश को गवर्न करने के लिए, अब इस देश को गवर्न करने के लिए आईसीएआई बनाया गया। देयर इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट, which gave birth to the चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। और उनको बोला गया कि इस देश में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आप लोगों के हवाले, यानी लेजिस्लेचर की पास करी हुई कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये 3 मेन हथियार हैं जिससे गवर्नमेंट चलती है, जिससे इंडिया चलता है, जिससे भारत चलता है। क्योंकि टैक्सेस रिकवर करने हैं, पर सब लोगों को ये रूल बुक तो समझ में आएगी नहीं। तो आप एक काम कीजिए, इस देश में से बच्चे चुनिए, उनको बुलाइए, उनको ट्रेन कीजिए, उनको किताबें पढ़ाइए, कंपनीज एक्ट पढ़ाइए, उनको जीएसटी एक्ट पढ़ाइए, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाइए, और उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर करिए कि ऐसे फाड़ू क्वेश्चन दीजिए कि एक बार उन्होंने ये पेपर क्लियर कर लिए और उनके नाम के पहले सीए आ गया, तो ये किताबों के वो एक्सपर्ट है। अब सर, इस देश में कोई भी बंदा कंपनी बनाना चाहता है, वो जाएगा सीए के पास और पूछेगा मुझे कंपनी कैसे बनानी है। तो सीए क्या करेगा, अपने दिमाग के अंदर 3 कमरे हैं, कंपनीज एक्ट का अलग है, इनकम टैक्स का अलग है, जीएसटी का अलग है। अब कौन से कमरे का डेटा अपलोड करेगा, कंपनीज एक्ट का, और इंफॉर्मेशन देगा कि आपने कैसे बनानी है। और इस एक्ट से 3 इंटर के सब्जेक्ट आते हैं, वन इज लॉ, वन इज अकाउंट्स, एंड द अदर इज ऑडिट। लॉ बताता है एक्ट में लिखा क्या है, अकाउंट्स बताता है कि शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, पता नहीं क्या क्या है। और ऑडिट बताता है कि इन खातों को चेक कैसे करना है। दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम वन एक्ट कॉल्ड द कंपनीज एक्ट। इसी देश में अगर किसी बच्चे को पता करना है, किसी इंसान को पता करना है कि उसको इनकम टैक्स कैसे देना है, तो अब वो किसके पास जाएगा बेटा, वो जाएगा फिर सीए के पास। पर इस बार
सीए अपने दिमाग में क्या अपलोड करेगा? इनकम टैक्स एक्ट। उसी तरीके से जब आपको जीएसटी के बारे में पूछना है फिर सीए के पास जाएगा, पर सीए क्या देगा? जीएसटी एक्ट का इंफॉर्मेशन। सो प्लीज टेल मी, क्या अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंपनीज एक्ट के रूल इनकम टैक्स की एडवाइस में लगा दिए और जीएसटी के रूल्स कंपनीज एक्ट के एडवाइस में लगा दिए तो रॉयल खिचड़ी पकेगा बेटा। So we came to the famous words. मैंने आपको बोला कि आप आज के बाद अपने दिमाग के अंदर 3 कमरे खोलेंगे और अभी तक जो भी आप अकाउंट्स में पढ़ के आए, जो भी लॉ में पढ़ के आए, ऑडिट तो अभी आपने पढ़ा नहीं, उसको एक कमरे में फिक्स कर दो और उस कमरे का नाम डाल दो कंपनीज एक्ट। और मेरे को 2 खाली कमरे चाहिए ताकि मैं आपको यहां पर इनकम टैक्स के और जीएसटी के रूल्स पढ़ाऊंगा। नाउ यू टेल मी चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड योर रोल इन द वर्ल्ड? योर रोल इज वेरी सिंपल। क्या अगर कोई बंदा मर्डर करेगा तो तुम्हारे पास आएगा? नहीं सर, वो लॉयर के पास जाएगा क्योंकि बाकी किताबें उन्होंने पढ़ी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने एक और डिग्री, एक और कोर्स निकाला लॉयर का, और ये बाकी सारी किताबें पढ़ेंगे। फाइनेंशियल किताबें हम लोग पढ़ेंगे, बाकी सारी किताबें ये पढ़ेंगे, और ये लोग एडवाइस देंगे मर्डर के बारे में, कोई केस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये वहां जाएंगे। So your role is very simple. Your role is for the business world, helping the government recover taxes and ensuring that companies do not run away with the money of the people. And we will talk about that slowly. और ये एडवाइस देने के लिए क्या आप पैसा लेंगे और अपनी अपनी BMW, तो क्या पूरे इंडिया में जिन लोगों ने इनकम टैक्स देना है सबने देना, जीएसटी पे करना है कंपनियों ने, तो क्या उनको आपकी जरूरत पड़ने वाली है? जल्दी से बताओ मुझे। तो तुम्हें लगता है ये डिग्री कहीं जाएगी? तुम्हें लगता है ये डिग्री कम वैल्यू हो सकती है? खुद सोचो अपने आप से, आज अपने आप से पूछो। और आने वाले टाइम में जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएंगी और इंडियन कंपनीज बाहर जाएंगी तो क्या इस डिग्री की वैल्यू डबल होने वाली है? तो जरा यूट्यूबर्स की बातें सुनना करें बंद, फोकस करें कार्य पे। पर हाँ, आने वाले वक्त में एआई को कैसे यूज करना है, आई विल कम अप विद दो सेशंस एज वेल। और आपको सीए की डिग्री के बाद क्या सीपीए या एसीसीए भी लेनी चाहिए, ये वाली बातें भी करेंगे, और वो करते क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। पर हियर वी आर एंड वी आर नाउ इन अ ब्लैंक स्टेट। सो आई टॉट यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ पता नहीं। क्या आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा? क्या आपने जीएसटी एक्ट पढ़ा? नो सर। तो क्या आप मुझे इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में एडवाइस दे सकते हैं? नो सर। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं, कैन अ माइनर अर्न इनकम, जल्दी बताइए, कैन अ माइनर अर्न इनकम? ओके, क्या विल अ माइनर बी रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स? चलिए दूसरा सवाल, विल अ माइनर बी रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम? पता नहीं। क्यों सर? अभी पढ़ा नहीं सर। सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, उसका पर्पस अलग है। इनकम टैक्स एक्ट अलग है, जीएसटी एक्ट अलग है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग है। अलग अलग एक्ट्स का अलग अलग पर्पस है, और एक एक्ट के रूल्स दूसरे एक्ट में आप नहीं लगा सकते। सो दैट इज लेसन नंबर 1। नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद लर्निंग व्हाट इज एन एक्ट, हाउ इज एन एक्ट पास्ड, एंड व्हाट आर द रूल्स। तो धीरे धीरे एक्ट के बारे में कल से बात करेंगे। पर ओवर हियर आई सेड आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक यू थिंक। मेरा कार्य तुम्हें गाइड करना है, मैं तुम्हें कुछ पढ़ा नहीं सकता, मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकता हूं। और जो भी नॉलेज मैं दूंगा वो आप मेरे से कितनी एब्जॉर्ब करोगे is up to you. So I think today we will end the session here. Hope you enjoyed the session. Tomorrow we will start with what is an act, what is an article, what are entries, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, उसको रिटर्न कैसे भरनी होती है, चालान क्या होता है, ये सारी बातें करते हैं कल। See you guys. Bye bye.